नागपुर रामदास पेठ स्थित मातृ छाया स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर परेश वंग से आज हम जानेंगे कि कमर दर्द क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है और कमर दर्द जैसी बीमारियों के बारे में कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सफल नहीं होता, बहुत सारे पैसे जाते हैं। आज आपको रीढ़ की हड्डी की तकलीफ से जुड़ी सभी समस्याओं और उसके उपचार के बारे में सविस्तार से बताएंगे ऑर्थो स्पाइन सर्जन डॉक्टर परेश वंग। तो आइए मिलते हैं हमारे एक खास मुलाकात इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर परेश वंग हूँ एंड मेरा ट्रेनिंग MBBS JJ हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मैं 2004 बैच से हूँ। MBBS करने के बाद मैंने ऑर्थोपेडिक्स में डी ऑर्थ और DNB किया है। डी ऑर्थ मैंने मीरज के हॉस्पिटल GS कुलकर्णी हॉस्पिटल से किया है। DNB मैंने डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस सर के साथ न्यू दिल्ली में किया है। उसके बाद मैंने स्पेशलिटी ट्रेनिंग ऑर्थोपेडिक्स में स्पाइन सर्जरी में किया है, जिसमें मेरा ट्रेनिंग 5 जगह हुआ है। मेरा सबसे प्रथम और मेन ट्रेनिंग है स्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद, जो 100 बेड का स्पाइन हॉस्पिटल है, तो वो मेरा प्राइमरी ट्रेनिंग है। उसके साथ मैंने कोकिलाबेन हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, क्वींस मेडिकल सेंटर नॉटिंगहैम और प्रोफेसर मनाबू ईटो इन जापान, ये इतने लोगों के साथ स्पाइन ट्रेनिंग किया है। पिछले 2 साल से मैं नागपुर में एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जन बोल के प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा क्लिनिक है, मातृ छाया स्पाइन क्लिनिक, एंड मैं यहाँ पे प्राइवेट में संजीवनी हॉस्पिटल और ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ, और लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज में मैं एज अ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मैं सारा स्पाइन का काम संभालता हूँ। जैसे आपने कहा कि स्पाइन में आप जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की स्पाइन की, और स्पाइन में ही अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्पाइन में मुख्यतर बहुत दुर्लभ ऐसी पाई जाने वाली तकलीफें कौन कौन सी है, क्या कहेंगे? स्पाइन में सबसे मेजर वर्क जो है, अगर 100 में से हम देखेंगे तो 80% पेशेंट उम्र के हिसाब से होने वाले कमर के प्रॉब्लम वाले हैं, जिसको हम डिजेनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन बोलते हैं। इसमें जैसे घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वैसे ही रीढ़ की हड्डियों में आर्थराइटिस होता है, और वो आर्थराइटिस होने के कारण कमर से निकलने वाली जो पैरों की नसें हैं वो दबती है। पैरों से निकलने वाले अगर नसें दबेगी तो आपका चलना फिरना ये सारा अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 10 कदम भी चलना या 10 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। इन सीवियर कंडीशंस, अगर ये बहुत सीवियर मात्रा में होता है तो पेशाब में दिक्कत होना, पैरों की ताकत कम होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। 80% काम ये है। इसके अलावा अगर आप काम देखेंगे तो स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB की बीमारी, स्पाइन के ट्यूमर मतलब कैंसर की बीमारी, और स्पाइन के फ्रैक्चर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या ऊपर की हाइट से गिरने वाले लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ा फ्रैक्चर हो जाता, जिसमें पैरों की ताकत पूरी तरह चले जाती, यही फ्रैक्चर अगर गर्दन में हो तो दोनों हाथों पैरों की ताकत पूरी तरह चले जाती। तो ये 20% काम है। मेजॉरिटी ऑफ द काम इज डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी उम्र के हिसाब से होने वाले प्रॉब्लम। देखिए, स्पाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो ये देखना है कि कमर का दर्द तो आजकल ऐसा है कि सबको हो गया है। अभी मेरी उम्र में भी अगर मैं एक दिन ज़्यादा काम कर लूँ तो कमर का दर्द हो जाएगा। तो कमर का दर्द इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसमें पैरों में दर्द आना। तो सबसे पहले ये जानना है कि आपकी पैरों में दर्द आ रहा है क्या, आपको चलना हो रहा है क्या, या आपको खड़े होने हो रहा है। आपका चलना कम हो रहा है, आपका खड़े होना कम हो रहा है, आपके पैरों में दर्द आ रहा है, पैर भारी पड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम का। पैरों की ताकत कम होना, पेशाब में दिक्कत आना, पैरों में झंझनाहटी आना, ये लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आपको स्पाइन की बीमारी होने का कारण है। अभी कमर का दर्द भी ऐसा है कि कमर का दर्द अगर आउट ऑफ प्रपोर्शन हो, मतलब दिन भर का काम करने से जो कमर की थकान है वो अलग है, लेकिन दर्द ऐसा जिससे आप बेड में करवट भी नहीं ले पा रहे, एक बाजू से दूसरे बाजू घूम भी नहीं पा रहे, तो फिर आपका कमर का दर्द भी देखने के लिए है। ये हो गए कमर से लेके प्रॉब्लम। अब अगर हमारी गर्दन की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो इसमें आने वाले लक्षण अलग है। इसमें आने वाले लक्षण ये हैं कि आपके जो हाथ है वो काम नहीं करेंगे, बटन लगाना, कंघी करना, हाथों से खाना खाना, उसके बाद सीधे चलने में आपको दिक्कत आएगी। ऐसे लगेंगे कि जैसे नशा किया है, आपको पता है कि आपने कोई नशा नहीं किया फिर भी आप टेढ़े टेढ़े चल रहे हो। तो ये सारे लक्षण हैं गर्दन में जब नस दब जाए इस चीज़ की। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी हो तो इसको जितने जल्दी इन्वेस्टिगेट कराएंगे उतने जल्दी इसका इलाज करना बेटर है। किसी भी स्पाइन की बीमारी में जितने जल्दी इंटरवेंशन होगा उतना अच्छा रिकवरी आएगा।
बात की जाए स्पाइन के बारे में, सबसे अभी तक के आपके प्रैक्टिस समय में सबसे ज़्यादा रेयर प्रॉब्लम कौन सी देखी गई है आपके स्पाइन के सब्जेक्ट में? रेयर प्रॉब्लम तो ऐसा है कि यंग लोगों में गर्दन में नस दबना, तो जैसे ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे उदाहरण है 25 साल के लड़के, 27 साल के लड़के जिन्होंने अपने घर में काम किया। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल है, 27 साल का लड़का अपने घर में सीमेंट की बोरी उठाई, सीमेंट की बोरी उठाते से ही गर्दन में दर्द आया, एक पेन किलर खाई एंड देन उसको ऐसा लगा कि दर्द कम हो गया। 2-3 दिन में एकदम से हाथ पैर ढीले पड़ने लग गए, दोनों हाथों में ताकत नहीं, दोनों पैरों में ताकत नहीं, उठने बैठने की क्षमता नहीं। एक आध दिन और निकाला और पेशाब में दिक्कत होने लगी। वो पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आया, ओपीडी में व्हील चेयर पर आया। जैसे ही हमने उसको देखा तो उसमें गर्दन में नस दबने के लक्षण थे। उसका एमआरआई से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसी भी स्पाइन की बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। जैसे ही एमआरआई हुआ पता चला जो बड़ी मज्जा तंतु है जो ब्रेन से निकलती है वो 5वें और 6ठे मनके में पूरी नस बड़ी दबी हुई थी। ऐसी बीमारी जिसमें गर्दन में नस दबी हो, जिसको सिर्फ 1 हफ्ता हुआ हो या बहुत कम समय गया हो, ऐसे इसमें नस को जितने जल्दी फ्री करेंगे उतना अच्छा रिकवरी आएगा। हमने पेशेंट को समझाया, इमीडिएटली हमने ऑपरेशन करके वो बड़ी नस को फ्री किया। नस फ्री करते से ही पैरों में हाथों में जो सुनपना था वो कम हो गया। अगले 2-3 दिन में पैरे हाथों की ताकत इंप्रूव होने लगी। बाय द टाइम हमने जब उसके टाके निकाल के उसको घर भेजा, वो अपने आप खुद से चल के घर गए। अभी 1 महीने जब वो टाके निकालने के लिए आए थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। दोनों पैर दोनों हाथ एब्सोल्युटली नॉर्मल थे। अभी गले का पट्टा उन्होंने पहना है क्योंकि वो 3 महीना पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो स्क्रू रॉड प्लेट हम अंदर डालते हैं उसको संभालना ज़रूरी है। बट 3 महीने के बाद विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, एक नॉर्मल ज़िंदगी वो जिएंगे। जी, अगर बात की जाए स्पाइन हो या रीढ़ की हड्डी, अगर प्रॉपर जो ये है, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, क्या कहना? किसी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में स्पाइन सर्जरी ऑर्थोपेडिक का ही पार्ट है। किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी और स्पाइन सर्जरी में आधा रोल सर्जरी का है, आधा रोल फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑपरेशन के बाद हाथों पैरों का चलना, हाथों पैरों की एक्सरसाइज करना, कमर की एक्सरसाइज करना, गर्दन की एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपके सर्जरी का लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देगी। कमर का ऑपरेशन तो हो गया, पैरों का दर्द तो चले गया, लेकिन कमर का दर्द पूरी तरह नहीं गया। कमर का दर्द कैसे जाएगा? जब तक कमर की एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी, जब तक कमर की फिजियोथेरेपी अच्छी नहीं होगी, तब तक कमर की बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो गया है कि फिजियोथेरेपी इतना रैम्पेंट प्रैक्टिस हो गया है कि ऐसे पेशेंट जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनको सर्जरी एडवाइस न देते हुए पेशेंट फिजियोथेरेपी करते रहते हैं, और ऐसे चक्कर में जो बीमारी जल्दी टैकल होनी चाहिए थी उसमें डिले हो जाता। अगर डिले होगा, नस एक बार दब के खराब होगी तो नस कभी रिकवर नहीं होगी। तो अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम इंटरवेंशन के बाद फिजियोथेरेपी का भी उतना ही बड़ा रोल है। कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि सर्जरी पहले करा दी गई लेकिन फिजियोथेरेपी कराने के मामले में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, बंद कर दिया, नहीं कर पाए। फिजियोथेरेपी क्या हिचकिचाहट अगर होगी तो जो सर्जरी का लॉन्ग टर्म रिजल्ट आना है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सर्जन का रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल नहीं है। सर्जन का रोल है कि वो अपने पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद किस तरीके से फिजियोथेरेपी सिखाएंगे। कुछ जगह या बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि ऑपरेशन हो गया, अब हमारा काम हो गया, अब जाओ फिजियोथेरेपी करो, ये करो, ये नहीं चलेगा। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किस तरीके से चलना है, कौन से व्यायाम करने हैं, एटलीस्ट सर्जरी के 3 से 6 महीने तक ये सारा सर्जन का काम है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम सर्जन को हेल्प करना है। जी, हम अगर मातोश्री स्पाइन केयर की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं आप अपने मातोश्री क्लिनिक में दे रहे हैं? मातृछाया स्पाइन क्लिनिक को आज नागपुर में 2 साल हुए, 2019 और 20 ये तीसरा साल है। यहाँ पे स्पाइन से लेके सारी समस्याओं का इलाज हम कर रहे हैं। गर्दन, पीठ और कमर, ये पूरे विभागों में जहाँ पे भी रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, नस दबने के, टीबी के, रीढ़ की हड्डी के गांठ के, स्पाइन के फ्रैक्चर के, ये सारा इलाज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये मेरा क्लिनिक है। पेशेंट की जो आईपीडी सेवाएं हैं वो जहाँ मैं हॉस्पिटल अटैच्ड है मैं वहाँ करता हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम मातृछाया स्पाइन क्लिनिक है और ये क्लिनिक में हम रीढ़ की हड्डी से लेके सारी सुविधाएं या सारी सेवाएं देते हैं। इसमें गर्दन, पीठ, कमर में रीढ़ की हड्डी में नस दबना, फ्रैक्चर होना, टीबी होना, गांठ होना, रीढ़ की हड्डी से लेके कोई भी समस्या है उसका इलाज हम यहाँ करते हैं। मैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल और लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज, ये 3 जगह से अटैच्ड हूँ। यहाँ सारे मरीज़ के हम लोग भर्ती करके इलाज करना, ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारी की सबसे बड़ी
जो मिथ है वो ये है कि पेशेंट में ये डर है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन ना करें, अगर वो करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 100 में से 95%, 98% पेशेंट को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं लगता। पेशेंट दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, सही डायग्नोसिस से ही ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर को सही समय पे अप्रोच करना ये सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है। डायग्नोसिस सही हो जाए उसके बाद उसका ट्रीटमेंट सही से हो सकता है। 2 या 5 मरीज ऐसे जो दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो गए, उन्हीं में सर्जरी का रिक्वायरमेंट है। सर्जरी, स्पाइन सर्जरी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ये पहले के तरीके से नहीं होता, जो पहले होता था। पहले जो रिस्क इन्वॉल्व थे अब वैसा नहीं है। इसमें करने के, ऑपरेशन करने की जो तरीके हैं ये बहुत इम्प्रूव हो गए। अब ऐसे भी हो गया है कि नस दबने की बीमारी हम बगैर एनेस्थेशिया के भी ही हम लोग सर्जरी करते हैं, जिसमें एक टाका भी नहीं लगता। तो यहाँ तक स्पाइन सर्जरी प्रोग्रेस हो चुका है। इसीलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने मन में कुछ न रखते हुए, जब भी आपको रीढ़ की हड्डी के लेके कोई भी समस्या हो, आप मुझे ये क्लिनिक पे संपर्क करें। धन्यवाद। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर